हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट पर। सेकेंड जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बदलता है, वेरी करता है। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होता है। और फोर्थ है आपके पास सरफेस एरिया। तो ये चार फैक्टर्स है मेनली जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो हम वन बाय वन करके सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से इफेक्ट होता है जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास रिएक्शन है 2A प्लस 3B गिव राइज टू C। ये आपके पास एक रिएक्शन है। तो इन जर्नल ये देखा जाता है, इन जर्नल बात हो रही है ये, इन जर्नल ये देखा जाता है कि जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। तो इन जर्नल ये कहा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर दो रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट में आ जाएंगे, वो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर सम पावर अल्फा एंड सम पावर बीटा। इन जर्नल ये कहा जाता है कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। तो कांस्टेंट को हटाने के लिए, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज के। तो आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो जाएगा के ए पावर अल्फा बी पावर बीटा। अब आपको यहां पर एक बात को ध्यान में रखना है कि जो अल्फा है वो 2 नहीं होगा। 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो एक्सपेरिमेंटली पता लगेगा। ये जो बीटा है वो 3 नहीं होगा, वो एक्सपेरिमेंटली पता लगेगा कि अल्फा और बीटा क्या होने वाले हैं। तो इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है बेसिकली रेट लॉ। फिर से देखिए हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। अगर उसका कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो पावर में अल्फा और पावर में बीटा आ जाएगा। अब ये अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटली पता लगते हैं, इसको आप थ्योरेटिकली नहीं लिख सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अल्फा 2 होगा और बीटा 3 होगा, वो एक्सपेरिमेंटली पता लगेगा। और इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है रेट लॉ। अब इसमें के क्या है, के है रेट कांस्टेंट। तो यहीं पर हम डिफाइन करते हैं रेट लॉ को। तो क्या होता है रेट लॉ? रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ rate of reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactant raised to the power equal to may or may not be
मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट लॉ ये बोलता है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन का रेट लिख रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर रेज टू द सम पावर। अब ये पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन क्या हो रहा है। तो ये अल्फा और बीटा जो है ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होते हैं। तो अल्फा एंड बीटा आर डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। थ्योरेटिकली आप नहीं डिसाइड कर सकते कि अल्फा और बीटा क्या होगा। तो अब ये अल्फा और बीटा क्या है यहां पे, तो इनको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इट इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ concentration terms involved in rate law equation। तो अगर आपको किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करना है तो ऑर्डर किसके बराबर होगा? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन रेट लॉ इक्वेशन। तो जो भी आपके पास रेट लॉ इक्वेशन होगी, जैसे आपके पास ये रेट लॉ इक्वेशन है, तो इसमें जो भी कंसंट्रेशंस के एक्सपोनेंट होंगे अगर आप उनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किए जाएंगे, आप इनको थ्योरेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर सम अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा आप एक्सपेरिमेंटली डिसाइड करेंगे। तो यहां पे अल्फा क्या हुआ? अल्फा क्या हुआ यहां पे? अल्फा इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, रिएक्टेंट ए। और बीटा क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहां पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा, जिसको आप एन भी कह सकते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखते हैं जरा, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन determines the sensitivity of the reaction, कि अगर आप कंसंट्रेशन को वेरी कर रहे हैं तो किस रिस्पेक्ट में आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने वाला है। जैसे मान के चलिए आपको एक रेट लॉ दिया गया है, आपको एक रेट लॉ दिया गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 3, ये आपको रेट लॉ दिया गया है। ये रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली ही डिफाइन होता है। तो अगर आप यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए को 2 टाइम्स करते हैं तो रेट कितना हो जाएगा? अगर आपने कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिया तो आपके पास जो नया रेट होगा वो कितना हो जाएगा? के 2a, डबल कर दिया आपने कंसंट्रेशन को तो ये हो जाएगा आपके पास 2 का क्यूब 8 के a क्यूब। तो ये आपके पास आ गया, ये पुराना रेट है आपके पास के a क्यूब, तो ये हो गया आपके पास 8r। तो जब आपने कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट कितना हो चुका है? 8 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। तो ऑर्डर से हमें यह पता लगता है कि रिएक्शन कितना सेंसिटिव है,
कि अगर आप कंसंट्रेशन को वेरी कर रहे हैं तो रेट कितना अफेक्ट होने वाला है। अब जैसे मान के चलिए आपको दिया गया है, आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना चेंज किया है, मान लो आपने इसको किया है 0.01 टाइम, आपने इतना कंसंट्रेशन वेरी किया है, तो बताओ रेट पे कितना फर्क पड़ेगा। तो अगर हम यहां पे नया रेट निकालेंगे तो वो कितना होगा, के कंसंट्रेशन आपने 0.01 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो अगर आप यहां पे 0.01 का क्यूब करेंगे तो वो नेग्लिजिबल है, ये इग्नोरेबल है। तो ऑलमोस्ट रेट क्या रहा है, कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट ऑलमोस्ट क्या रहा है, सेम रहा है। तो जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए को 0.01 टाइम इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है उसके ऊपर। तो ये जो ऑर्डर होता है ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया जाता है। तो यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन्ड experimentally. It can be negative, zero, positive, fractional, integer, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, एक्सपोनेंट नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और फ्रैक्शनल भी आ सकता है। और ये सब सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होती है कि आपके पास ऑर्डर क्या आने वाला है। जैसे मान के चलो कि आपके पास एक रिएक्शन है ए जिससे आप बना रहे हैं प्रोडक्ट पी, तो इसका रेट लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर सम अल्फा। अब ये जो अल्फा है ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होगा। तो जैसे मैं यहां पे थोड़ा सा करके दिखाता हूं, एक जैसे मान के चलो आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए को 2 टाइम्स किया और आप देख रहे हैं कि जो रेट है वो कितने टाइम चेंज हो रहा है, वो 8 टाइम्स चेंज हो रहा है, मतलब 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया तो नया रेट किसके बराबर आ रहा है, नया रेट 8 टाइम्स आ रहा है। तो 8 टाइम्स करने के लिए पावर क्या होनी चाहिए, यहां पर तो 2 ही है, तो अगर आपको इसको 8 बनाना है तो पावर क्या होनी चाहिए, पावर 3 होनी चाहिए। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, अंदर क्या बचेगा आपके पास के ए क्यूब। तो यहां से देखो यहां पे ये डिसाइड हो रहा है कि आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या है 3। तो इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं कि अल्फा क्या होने वाला है। और देखो जैसे मान के चलो हमने यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए को 10 टाइम्स कर दिया और हम देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट है। तो बताओ क्या पावर डिसाइड होगी। तो आपने देखा कि जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए 10 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहा, जो नया रेट है वो कांस्टेंट ही है, पर यहां से तो ऐसा लग रहा है कि ये 10 टाइम्स हो गया, बट एक्सपेरिमेंटली क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। तो पावर क्या सेट होगी इसकी, पावर सेट होगी 0। अब एनीथिंग पावर 0 इज 1, इसका मतलब पावर क्या डिसाइड होगी, ए की पावर क्या डिसाइड होगी
0, तो यहां से ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का पर्पस सिर्फ ये है कि अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होते हैं, आप उनको थ्योरेटिकली डिसाइड नहीं कर सकते। तो कहने का पर्पस सिर्फ यही है कि ऑर्डर्स को आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर को आप थ्योरेटिकली डिसाइड नहीं कर सकते। तो वही मैं यहां पे लिखना चाहूंगा कि अल्फा और बीटा कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड by seeing the stoichiometric coefficients it is always determined experimentally। तो ऑर्डर को आप कभी भी थ्योरेटिकली डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे कुछ और भी एग्जांपल्स है आपके पास, जैसे आपके पास है डीकॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, तो 2N2O5 गिव राइज टू 4NO2 प्लस O2। ये है आपके पास, जिसका रेट कांस्टेंट K मान लें, K इज द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो अब आपने यहां पे क्या किया, आप एक्सपेरिमेंट करने गए, आपने कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 को 2 टाइम्स किया, तो आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो रेट है वो भी 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। फिर आपने कंसेंट्रेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि रेट भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका रेट क्या डिसाइड होगा, R इक्वल्स टू के कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पावर क्या हो जाएगी 1। एग्जाम्पल है आपके पास ये, और भी जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस लाइट के प्रेजेंस में बना रही है 2HCl, तो आप इसका रेट भी एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। कैसे, आपने हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन को वेरी किया, मान लीजिए 2 टाइम्स, पर उस टाइम पर आपको क्लोरीन को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि अभी आप विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन स्टडी कर रहे हैं कि क्या वेरिएशन हो रहा है। तो जब आप यहां पे इसका रेट देखते हैं तो आप रेट देखते हैं कि रेट कांस्टेंट है। फिर आपने क्या किया, आपने हाइड्रोजन को कांस्टेंट रखा और आपने क्लोरीन को वेरी किया, आपने क्लोरीन को 2 टाइम्स कर दिया, मतलब आपने कंसेंट्रेशन को डबल किया है लेकिन रेट अभी भी आपका कांस्टेंट ही आ रहा है। मतलब पहले भी रिएक्शन 2 घंटे में हो रही थी और अभी हमने डबल कर दिया कंसेंट्रेशन तो भी रिएक्शन 2 घंटे में ही हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जब आप कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जब आप इसका रेट लिखेंगे तो क्या होगा, वो के कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पावर में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर भी रेट नहीं डिपेंड कर रहा, और Cl2 की पावर भी क्या हो जाएगा 0। तो हमने इन जर्नल लिखा था कि जब आप कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बट जरूरी नहीं है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि आप कंसेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जहां पर आप कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखें, जैसे आपके पास है और एग्जांपल है आपके पास HI 2HI डिकम्पोज होके बना रहा है H2 और I2। तो जब यहां पर आप रेट स्टडी करते हैं तो आपने क्या किया, आपने HI की कंसेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिया, तो आप देखते हैं कि रेट 4 टाइम्स हो गया, रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पावर क्या सेट किया जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज किया था आपने, वो रेट 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब R इक्वल्स टू के HI पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि आपने कंसेंट्रेशन को डबल किया था तो रेट कितना हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप क्या डिसाइड करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहीं पर इसी रिएक्शन को अगर आप ऐसे देखें, जैसे आपने यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकॉम्पोजिशन कराया है, और इसी हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकॉम्पोजिशन अगर गोल्ड सरफेस पे करवाया जाए, 2HI गोल्ड सरफेस पे आप इसको डिकम्पोज करा रहे हैं, तो आपके पास क्या बन रहा है, H2 प्लस I2। फिर आपने यहां पर क्या किया, आपने HI की कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया, पर आप देख रहे हैं कि रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेट उतने का उतना ही है। इसका मतलब पावर क्या सेट होगी, कि कंसेंट्रेशन ऑफ HI पावर 0, क्योंकि आप कंसेंट्रेशन तो बदल रहे हैं लेकिन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो HI के रिस्पेक्ट में पावर क्या हो जाएगी, 0। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात है एक, कि जितना भी आपके पास गैसियस डिकॉम्पोजिशन होता है मेटल सरफेस के ऊपर, गैसियस डिकॉम्पोजिशन ऑफ मेटल, gaseous decomposition on metal surface is always a zero order reaction। जब भी किसी गैस का डिकॉम्पोजिशन मेटल सरफेस पे करवाया जाता है तो वहां पर आप जितना मर्जी कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर लें, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब जितना भी गैसियस डिकॉम्पोजिशन होगा मेटल सरफेस के ऊपर, वो सारा का सारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को जब आप डिकम्पोज करते हैं, मान लो आपने यहाँ पे ले लिया प्लेटिनम सरफेस ले लिया, तो N2 प्लस 3H2। तो यहाँ पर जब आप रेट को स्टडी करते हैं तो आपने क्या किया, आपने अमोनिया की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। तो एक्सपेरिमेंटली आप ऑब्जर्व करते हैं कि रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कैसे लिखा जाएगा इसका रेट लॉ, R इक्वल्स टू K कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर क्या हो जाएगी, 0। ऐसे लिखा जाता है रेट लॉ। रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर अल्फा। और अल्फा कैसे डिसाइड होता है, एक्सपेरिमेंटली। ये आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जब आपने अमोनिया की कंसेंट्रेशन को 2 टाइम्स किया तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो यहां से हमें क्लियर है कि जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटली ही डिफाइन किया जाता है, आप ऑर्डर को थ्योरेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है A2P जिसका रेट कांस्टेंट K है। तो कैसे लिखा जाएगा इसका रेट, R इक्वल्स टू K कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर सम N। अब ये N कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया जाएगा। यहां पर ये K क्या है, K इज रेट कांस्टेंट। तो ये रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट K, so it is equal to the rate of reaction when concentration of reactants is taken as unity, that is 1। तो अगर आप कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यूनिटी लेंगे तो आपका जो R है वो किसके बराबर हो जाएगा, K 1 पावर N। 1 पावर एनीथिंग इज 1, तो R किसके बराबर आ जाएगा, K के बराबर आ जाएगा। इसको कहा जाता है रेट कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसेंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर आपके पास सेम रिएक्शन है
तो आप उसमें जितना मर्जी कंसंट्रेशन वेरिएशन कर लें, उसका रेट कांस्टेंट इफेक्ट नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, लेकिन रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। यहीं पर एक और बात लिखेंगे, रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप टेम्परेचर वेरी करेंगे तब रेट कांस्टेंट वेरी होगा, या फिर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये दो चीजें हैं जहां पर रेट कांस्टेंट अफेक्ट होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर भी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तो था आपके पास रेट कांस्टेंट। तो यहीं पर हम यूनिट्स को डिफाइन कर लेते हैं। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा? यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो मान लो आपके पास एक रिएक्शन है A गिव राइज टू P। इस रिएक्शन का रेट है, रेट कांस्टेंट है K। तो हाउ टू राइट रेट लॉ? R इक्वल्स टू, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर सम N। N होता है ऑर्डर, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया जाएगा। तो यहां से अगर आप K की यूनिट्स निकालना चाहते हैं तो K क्या होगा? यहां से R ओवर A पावर M। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। और कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती है? मोल पर लीटर होल पावर n। तो यहां से अगर आप मोल पर लीटर को ऐसा करिए, मोल पर लीटर को आप कैपिटल M लिख लो, तो क्या हो जाएगा आपके पास यूनिट्स ऑफ K? ये हो जाएगा आपके पास M, क्योंकि मोल पर लीटर को हम M ले रहे हैं, मोलैरिटी, सेकेंड इनवर्स अपॉन M होल पावर N। तो यहां से क्या फॉर्मूला बनकर आएगा हमारे पास यूनिट्स का? M होल पावर 1 माइनस N, क्योंकि इसका पावर 1 है, बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, सेकेंड इनवर्स। तो ये आपके पास एक जर्नल एक्सप्रेशन आ चुका है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए। यहां पर N क्या है आपका? ऑर्डर। तो अगर आपको यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट पता है तो भी आप ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और दूसरा अगर आपको यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट पता है तो भी आप ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखें, जैसे मान लीजिए आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो n का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो वहां पे यूनिट्स क्या होंगी k की? यूनिट्स ऑफ k। तो जहां पर आपके पास n है वहां पे आप जीरो डाल दें, तो क्या हो जाएगा? ये m पावर 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स, यानी कि m पावर 1 सेकेंड इनवर्स। और m क्या था? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो अगर आपको किसी की रेट कांस्टेंट की यूनिट्स ये नजर आ रही है तो इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सेम अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उसका यूनिट्स क्या आने वाला है? तब यूनिट्स ऑफ k क्या होंगी? n की जगह पर 1 डाल दें तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? जीरो। तो m पावर जीरो सेकेंड इनवर्स, एनीथिंग पावर जीरो इज 1, तो यूनिट्स क्या रह जाएंगी? सेकेंड इनवर्स। अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स मिल रही है, इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेम अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर होगा तो आप n का वैल्यू 2 डाल लें, तो जो आपके पास यूनिट्स आएंगी वो आएंगी मोल -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। सेम अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तब यूनिट्स क्या आएंगी आपके पास? तब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट होगा मोल
-2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो ये है आपके पास यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव राइज टू सी प्लस डी। तो क्या आप इसका रेट लिख सकते हैं? हाँ, रेट लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इसका रेट क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर सम अल्फा और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर बीटा। तो ये इसका अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट हो जाएगा। और हमको जर्नल रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखना आता है, जो हमने कल सीखा था। दैट इज R इक्वल्स टू -1/a dA by dt -1/b dB by dt +1/c dC by dt +1/d dd by dt। तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मान लीजिए k है, तो R किसके बराबर हो जाएगा? k a पावर अल्फा b पावर बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? ये -1/a dA by dt। तो यहां से अगर आप सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल लें, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो आपका -dA by dt किसके बराबर हो जाएगा? dA by dt आपका इक्वल आ जाएगा a के। इट इज इक्वल्स टू a के, a पावर अल्फा b पावर बीटा। इस a के को हम k1 लिख देते हैं, k1। तो k1 a पावर अल्फा b पावर बीटा -dA by dt। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के रिस्पेक्ट में रेट लॉ लिखना चाहते हैं, तो आपको ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन यूज नहीं करना। ये भी तो रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन ये सिर्फ डिसअपियरेंस ऑफ ए की टर्म में है। जब आप ओवरऑल रेट लिखते हैं तब आप रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज ओवरऑल रेट कांस्टेंट। लेकिन जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तब आपको लेना है कौन सा रेट कांस्टेंट? जो सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में हो। तो वो क्या होगा? वो होगा ए के। ए के क्या है? के तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट था, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट है। सेम। तो अगर आप यहां से सेम बी के लिए भी लिख सकते हैं, तो बी के लिए किसके इक्वल आएगा? अगर आप बी के लिए लिखेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? वो इक्वल आएगा -dB by dt इक्वल्स टू, ये आपका जो b है वो उधर चला जाएगा। जैसे यहां पर अभी -1/a है, तो b के लिए यहां पर क्या होगा? -1/b, तो b वहां चला जाएगा। तो ये हो जाएगा ab a पावर अल्फा b पावर बीटा। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में भी रेट लॉ लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना आपको, सॉरी ये हो जाएगा बी के, ए नहीं आएगा यहां पे, बी के। आपको रेट कांस्टेंट जो यूज करना है वो ओवरऑल रेट कांस्टेंट यूज नहीं करना है, उसमें आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या कर लेने हैं? मल्टीप्लाई कर लेने हैं। तो सिमिलरली ऐसे ही आप किसके लिए लिख सकते हैं? सी के लिए भी लिख सकते हैं और डी के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहां पे देख पा रहे हैं, तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट था क्या? इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट था के। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या था हमारे पास? के, जो कि किसके बराबर आया?
एक बार हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास ए के किसके बराबर आया हमारे पास K1। सिमिलरली यहां से अगर मैं K का वैल्यू निकालूं तो K का वैल्यू क्या आएगा A बाय K1, सॉरी K1 बाय A। यहां से अगर मैं K का वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगा K1 बाय A। सेम जब आपने B के रिस्पेक्ट में लिखा था तो आपके पास K2 किसके बराबर आएगा BK के बराबर आएगा। K3 लिखेंगे C के लिए तो वो किसके बराबर आएगा CK के बराबर आएगा। K4 लिखेंगे तो वो किसके बराबर आएगा वो आपके पास आएगा DK के बराबर। तो सारी जगह से अगर K का वैल्यू निकाला जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा K1 बाय A, K2 बाय B, K3 बाय B, K4 बाय D, यहां पे C आएगा। तो इस तरीके से आप रेट कांस्टेंट का रिलेशन भी लिख सकते हैं। कुछ नहीं है, जब आप ओवरऑल रेट कांस्टेंट लेते हैं तो वो कंप्लीट रिएक्शन के लिए होता है। अभी हम बात कर रहे हैं क्या हम इंडिविजुअल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की टर्म में भी रेट लॉ लिख सकते हैं। तो जब आप इंडिविजुअल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ले रहे हैं तो आप ओवरऑल रेट कांस्टेंट का यूज नहीं कर सकते। तो सर उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय ओवरऑल रेट कांस्टेंट ए के। सेम बी का क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट बी के, सी का क्या हो जाएगा सी के, डी का क्या हो जाएगा डी के। जैसे मान के चलो मुझे सिर्फ डी की टर्म में लिखना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी लिखना है मेरे को, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी किसके इक्वल हो जाएगा रेट लॉ की टर्म में, तो वो हो जाएगा रेट कांस्टेंट इनटू स्टोइकोमेट्रिक, तो हो जाएगा के डी ए पावर अल्फा बी पावर बीटा। तो ये आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप यूज करेंगे, तो ये आपको लिखना आना चाहिए कि आप रेट ऑफ ओवरऑल रेट तो आप लिख ही सकते हैं, ये तो ओवरऑल रेट है। आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी लिख सकते हैं और आप रेट ऑफ अपीयरेंस भी लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जब आप रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे रेट कांस्टेंट ओवरऑल रेट कांस्टेंट नहीं लेना है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके लेना है। तो हमने दिखा दिया कि वो कैसे आएगा, ठीक है। अब यहीं पर हम बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस विच कंप्लीट या फिर विच ऑकर ओनली इन सिंगल स्टेप। जो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगी उन रिएक्शंस को कहा जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शंस। अगर आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है तब आप इसका रेट लॉ थ्योरेटिकली लिख सकते हैं, लेकिन वो पता होना चाहिए आपको कि वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी कि वो वन स्टेप रिएक्शन है। तो ये बात है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, order of reaction is equal to sum of stoichiometric coefficients। लेकिन फिर सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए है ये बात। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है a प्लस 2b गिव राइज टू c। अब मैंने आपको बता दिया है कि ये एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री है मतलब ये वन स्टेप में हो रही होगी, तो आप इसका रेट लॉ थ्योरेटिकली लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाता है रेट लॉ? R इक्वल्स टू के ए पावर, अब अल्फा नहीं आएगा क्योंकि एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री में जो अल्फा होता है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा। बी पावर बीटा नहीं आएगा, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर में आएगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 प्लस 2, दैट इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन रेट लॉ इक्वेशन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर आप थ्योरेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो उसका ऑर्डर आप थ्योरेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते, वो एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होगा। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।